मैं कमिंग सर। आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। निर्मला, जी सर। आप तो झुंझुनू से हैं, नवलगढ़। जी सर। झुंझुनू में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? सर शायद राजस्थान में सर्वाधिक ही झुंझुनू में ही है। 67%। अच्छा अच्छा। घर घर से पढ़ती है, लेकिन अभी 67 क्यों है? 100 कैसे नहीं है? क्या बात है? कौन सा ऐसा वर्ग है जो लड़कियां पढ़ने नहीं गई है? कहाँ कमी रह गई? सर ग्रामीण इलाकों की जो लड़कियां हैं या जो उनको प्रॉपर स्कूल का डिस्टेंस पड़ता है, अच्छा। आसपास में जो स्कूल नहीं रहती हैं, ढाणियों में जो है, तो वो बच्चियां भी नहीं कर पाती हैं। सीधा सवाल एक प्रशासनिक अधिकारी से कर रहे हैं कि झुंझुनू जिले की वो विशेषता जो अन्य जिलों में नहीं मिलती है। सर वहाँ अपने मिलिट्री एरिया में सबसे ज्यादा वेरी गुड, बिल्कुल सैनिक बिल्कुल। है, और वहाँ का जो कोपर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जो तांबे का उत्पादन है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। झुंझुनू को हम जब शिक्षा के हिसाब से देखते हैं तो महिलाओं के क्षेत्र में, पुरुषों के क्षेत्र में आगे पाते हैं, लेकिन यदि झुंझुनू को किसी ऐसे विषय में देखें जिसमें वो पिछड़ा है अन्य जिलों से, वो कौन सा विषय है? सर चाइल्ड रेशियो। अच्छा। धार्मिक दृष्टि से झुंझुनू में क्या है, यदि कोई घूमना चाहे तो? सर लोहारगढ़ नाम की जगह है। लोहागढ़। हाँ। फोर्ट है ये तो? किला, ऐतिहासिक किला है, क्या है? नो सर, वहाँ पे कुंड है एक जिसमें मेला भरता है और लोग नहा के आते हैं। अच्छा। और एक 24 कोसीय परिक्रमा भी होती है वहाँ पे लोहारगढ़ की। अच्छा। तो वो सबसे बड़ा धाम है। झुंझुनू से उद्योगपति भी हैं जो भारत में बड़े बड़े नाम कमा रहे हैं कोई? जी सर, एक तो पिलानी से घनश्याम दास बिरला जी, और हमारे नवलगढ़ से पोद्दार, और चिड़ावा से डालमी। पिलानी की खासियत क्या है? सर वहाँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा, मतलब टेक्नोलॉजी का बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट। इसका नाम बिट्स बिट्स का मतलब क्या होता है? सर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। आप गृहिणी हैं, फिर अब आप सरकारी सेवा में आ जाओगे। तो गृहिणी और फिर सरकारी अधिकारी, क्या परिवर्तन आ जाएगा जीवन में? सर बहुत कुछ तो मुझे नहीं लगता कि घर में जो चीज़ें अपन सब मैनेज करते हैं, गृहिणी है वो ऐसे देख सकते हैं कि छोटे स्तर पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ही रहती है अपने घर में, तो अभी उसका स्कोप बड़ा हो जाएगा, उसका लेवल बड़ा हो जाएगा, उसका स्तर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उन्हीं सारी चीज़ों को। लेवल स्तर ही बड़ा होगा, कार्यशैली में क्या फर्क पड़ेगा? सर वो अभी थोड़ा फॉर्मल हो जाएगी, जो इनफॉर्मल था वो फॉर्मल वे में थोड़ा सा उसको जाना पड़ेगा, या फिर बाहर की दुनिया से कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ। और फिर सेवा भावना बढ़ेगी ना? सेवा भावना तो पहले भी रहती है, पर सर उसका स्तर, स्कोप ऐसे सोशल कम्युनिटी। आपने पोद्दार कॉलेज नवलगढ़ झुंझुनू से बीए किया 1997 में। सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके? मेरे पॉलिटिकल साइंस, अच्छा, जो सीनियर में था वो से बीए किया, फिर आपने 2000 में पॉलिटिकल साइंस एमए किया, फिर बीएड भी किया था आपने। काफी लंबा समय रहा पढ़ाई का। सबसे बढ़िया राजस्थान का विषय बताओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबसे बढ़िया क्या लगता है राजस्थान में आपको? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल,
राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, क्या अच्छा लगता है? राजस्थान का पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल। झुंझुनू से ऐसे किसी राजनेता का नाम बताओ जो केंद्र में मंत्री रहे लंबे समय। सर सीताराम बजाज। राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अभी? सर जोशी जी, मैं भूल गई उनका नाम। अच्छा, चलो कोई बात। नेमला जी, आप शेखावटी से हैं। जी सर। शेखावटी भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। जी सर। भित्ति चित्रण शेखावटी के अलावा राजस्थान में और ऐसी कौन सी जगह है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? सर शायद बूंदी में। खास महल जगह कोई है वो? नो आइडिया, सॉरी सर। भित्ति चित्र में चीज यूज करते हैं अरायस या आला किला। जी सर। ये क्या होती है और इसका कैसे इस्तेमाल होता है? किस तरह किया जाता है? सर जिस तरह से वो भित्ति चित्रों पे चित्रकारी की जाती है तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि जब दीवार पूरी सूखने से पहले थोड़ी गीली रहती है तो उसी पे वो पेंट करके और उसको घिसाई करके उसको पक्का बनाया जाता है, जैसे कि वो काफी लंबे टाइम तक दुरेगा। उसी को आराइश कर देते हैं। शेखावटी जो है, जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो कौन से बालू का स्तूप होते हैं जो शेखावटी में मुख्यतः पाए जाते हैं आपके आसपास या सीकर जमीनों के आसपास? सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। एक कटराथल जगह है, किशोरी देवी, आपने नाम सुना होगा। जी सर। किशोरी देवी कौन थे और कटराथल क्यों प्रसिद्ध था? सर उस टाइम के कोई अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने पलसाना नाम की जगह पे किसी लेडीज का कुछ अपमान टाइप कुछ किया था, तो उसी के मतलब अगेंस्ट में सारी औरतों ने, जो किशोरी देवी ने उसका नेतृत्व किया था, तो सारी औरतों को इकट्ठा करके वो उसके विरुद्ध अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। झुंझुनू जो है, वहाँ जो पेयजल का जो स्रोत है, कौन सी योजना के तहत है? कहाँ से झुंझुनू को जो इंदिरा गांधी नहर योजना है, जी सर। किस योजना के तहत पानी प्रोवाइड कराया जाता है? सर राजीव गांधी शुद्ध जल योजना, और सोचिए। अपनी योजना। आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है। जी सर। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, या राजनीति विज्ञान का किसे पिता कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु। अच्छा, भारत में राजनीति शास्त्र पे एक प्राचीन पुस्तक है, लेकिन उसका नाम जो है वो राजनीति शास्त्र से संबंधित नहीं है। कुछ गेस लगाना चाहेंगी आप? बहुत ही प्रसिद्ध नाम है उनका, मौर्य काल में। अर्थशास्त्र। कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा हुआ है इसको? कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य ने। तो इसका है, तो इसमें राजनीतिक विषयों की चर्चा ज्यादा। इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये देखा गया है कि पश्चिमी जो समाज है वहाँ पे महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स हैं वो बाद में दिए गए। जी सर। ठीक है, कहने का मतलब कि एक तरह से समझिए तो राजनीतिक अधिकार जो हैं वो बाद में मिले। भारत में बहुत पहले मिल गए स्वतंत्रता के साथ ही। लेकिन जब बात आत्मनिर्भरता की आती है महिलाओं की, चाहे वो सामाजिक रूप से हो और चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, तो यूरोप की महिलाएं ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं लेकिन भारत की कम। क्या रीजन है इसके पीछे? सर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अपने इंडिया में, अपने राजस्थान, सॉरी अपने भारत में जो अपना कल्चर है शुरू से ही, जो अपनी संस्कृति है, उसके हिसाब से औरतों और पुरुषों का जो भी कार्य विभाजन शुरू से ही ऐसे किया हुआ है कि औरतें घर संभालेंगी और पुरुष लोग बाहर का काम करेंगे। वैसा यूरोपियन संस्कृति में नहीं है। यहाँ पे औरतों और पुरुषों को समान अधिकार शुरू से है और उनका थोड़ा सा जो माइंड सेट है वो ब्रॉड माइंडेड है। और अपनी इंडियन संस्कृति में भी धीरे धीरे चीज़ें सुधार हो रहा है।
आपके कहने का मतलब है कि जो कार्य सहभागिता दर है वो यूरोप में ज़्यादा है इंडिया की अपेक्षा। भारत में भी कुछ ऐसे समूह हैं जिसमें कार्य सहभागिता दर ज़्यादा है, जैसे आदिवासी समूहों में आप देखेंगे महिलाएं भी आत्मनिर्भर हैं और पुरुष भी वैसे ही आत्मनिर्भर होते हैं। तो क्या वहाँ पे महिलाओं को अधिकार ज़्यादा मिले हुए हैं? सर जो उनका कार्य करने का जो तरीका है, जो अपने उसी जंगल जमीन वहीं से अपना सारा जो भी काम है वहीं से लेते हैं, पर जो मॉडर्न टाइप में है तो उसमें अभी बाहर जाना सॉरी पड़ता सर है। थोड़ा डिफाइन करने। कोई बात। भारत के 3 क्षेत्रों को अगर देखा जाए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तो कार्यपालिका और विधायिका इनमें सर्वोच्च पदों पर महिलाएं पहुंच गई, न्यायपालिका में अभी तक नहीं पहुंची। ठीक है, तो इससे जो महिलाएं हैं इनके एम्पावरमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है जब इस तरह के सर्वोच्च पदों पर महिलाएं पहुंचती हैं? सर इन पदों पे अगर महिलाएं सर्वोच्च पद पे पहुंचती हैं तो एक तो समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है बाकी औरतों के लिए, और अगर उस उच्च पद पे एक महिला होगी तो वो महिलाओं के प्रति थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होगी, क्योंकि सेंसिटिविटी का जो लेवल होता है वो लेडीज़ में ज़्यादा रहता है। और अभी जो भी अपने संविधान में जो भी महिलाओं पुरुषों के लिए जो भी महिलाओं के लिए उनको अवसर दिए गए हैं, उस हिसाब से वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होते हुए अभी पहुंच रही हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए। ठीक। जी आप अपने समाज में दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? तो आपको क्या लगता है मैम, किस वजह से? मुझे स्टेटस सिंबल लगता है अभी फिलहाल। दहेज स्टेटस कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे मुझे? क्योंकि जैसे ही शादी होती है किसी की और उसमें दहेज मिलता है तो समाज में ऐसे उनका रेपुटेशन, अपने आप को लोग समझते हैं कि मतलब उनका जो सोशल लेवल उनको ऐसे लगता है कि हम थोड़े उच्च। कैसे इसे कम कर सकते हैं? मैम इसका सबसे ग्रास रूट जो सबसे है वो तो एजुकेशन से ही। चलिए, आपने एजुकेशन बोला है ना? जी मैम। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं हमारे राजस्थान में जिनमें एजुकेशन बहुत हाई है, लेकिन उनमें आज भी दहेज प्रथा उसी तरह चल रही है। तो एजुकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। एजुकेशन मेन गर्ल्स में होना जरूरी है, जो गर्ल्स अगर आगे जाके। गर्ल्स भी एजुकेटेड हमारे समाज में आजकल, गर्ल्स इक्वली एजुकेटेड है, जी सारे पोस्ट होल्ड किए हुए, फिर भी दहेज प्रथा कम नहीं हो रही है, अभी भी बराबर चल रहा है। तो क्या माने इससे? ठीक है, युवा पीढ़ी भी इसमें उतनी ही इंडल्ज है, क्या वो अपनी पुरानी पीढ़ियों को इस चीज को समझा नहीं पा रही? क्या लगता है आपको, क्यों आगे बढ़ती जा रही है? मैम इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो युवा पीढ़ी को ही सबसे आगे आके तो हम उसको ऐसा क्या कर सकते हैं? उसको डिनाई कर सकती है वो। Exactly. तो हम ऐसा चाहे क्या गर्ल कर हो, सकते चाहे हैं बॉय। कि युवा पीढ़ी इसके अगेंस्ट खड़ी हो? और अगर आपको कोई लॉ बनाना हो इसके अगेंस्ट जिससे कि युवा पीढ़ी रुके दहेज लेने से, तो वो क्या हो? मैम इसमें तो दहेज लेना और देना दोनों ही। तो बताइए क्या कर सकते हैं? क्योंकि एजुकेशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन से कुछ हो नहीं रहा। चलिए, आप मुझे ये बताइए, आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ और किस तरह देखते हैं? मैम मैं 5 साल बाद अपने आप को एक सफल प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे और मेंटली पीस लेवल पे, और अपने आप को इस तरह से कि मैंने समाज के लिए कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, इस तरह से एक देखना कंट्रीब्यूशन पसंद करूंगी। बताइए जो आप समाज में प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद करना चाहेंगी, जिसे हमेशा याद रखें। मैम ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं उनमें एजुकेशन का लेवल बढ़ा के उनकी मेंटलिटी को चेंज करना, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में कैपेबल हो। जितनी भी बुराई हम देखते हैं जी सर। और जब भी आपस में संवाद करते हैं कि इनका निराकरण कैसे होगा, तो सामने वाला कहता है कि एजुकेशन से होगा। जी सर। जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है वो बुराई बिल्कुल नहीं करता।
क्या शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो बुराइयों को खत्म कर सकती है? जी सर, जैसे कि जैसे सर जो दहेज प्रथा है समाज में, जैसे हम्म। भ्रूण हत्याएं हैं, हम्म। तो अगर लड़की खुद एजुकेटेड होगी, एजुकेटेड नहीं कि वो केवल अक्षर ज्ञान, मेंटली वो एजुकेटेड होगी, उसका जो शिक्षित जो उसका माइंड सेट जो बदलेगा, तो उसी से अगर और उसकी डिटर्मिनेशन मन की खुद की डेवलप्ड होगी तो वो खुद डिनाई करके इन चीज़ों को खत्म कर सकती है सर। और बिल्कुल। अगर एक लड़की एजुकेटेड है तो वो पूरी फैमिली में उसी हिसाब से अपनी मानसिकता अपने बच्चों में। शिक्षित महिला, आज की शिक्षित महिला लड़का और लड़की में अंतर समझती है या नहीं समझती है? सर मुझे लगता है नहीं समझती। नहीं समझती है। चलिए, आपकी हॉबी खाना बनाना है जी सर। और बैडमिंटन खेलना है। जी सर। बैडमिंटन कब खेलती हैं आप? सर इवनिंग टाइम। किसके साथ खेलती हो? अपने बच्चों के साथ। सड़क पे, छत पे, या फिर कहीं स्टेडियम में? नहीं सर, जो भी कॉलोनी का हमारा नीचे जो एरिया रहता है उसमें। अच्छा, कैसा फील करती है खेलते समय? बहुत अच्छा सर। खाना बनाने में आपको रुचि कैसे है? मतलब बच्चों की खुशी के लिए या फिर रुचि के लिए? खाना जब बनाते जब बच्चों की खुशी देखती है या फिर अपनी रुचि को? नहीं सर, फिलहाल तो बच्चों की रुचि और उसकी हेल्थ दोनों ही देख के कोई मेहमान आता है तो उसके प्रति भी रहता है कि अच्छा खाना खिलाऊं? सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कितनी कभी प्रशंसा की किसी ने खाने पर करती? ऐसा ध्यान है कि ये मेहमान आए थे, उन्होंने कहा भाभी जी बहुत गजब खाना खा, मजा आ गया? जी सर। किस कौन से खाने को लेकर होती है ऐसी प्रशंसा? कौन सा खाना है जिसमें प्रशंसा होती है? अलग से क्या बनाती हो बढ़िया? सर जो अपना राजस्थानी फूड होता है वो भी बनाती हूँ, साउथ इंडियन वो तो राजस्थान की रहोगी तो राजस्थान की बनाओगी, लेकिन साउथ इंडियन भी राजस्थान में बनाती हूँ। साउथ इंडियन में क्या बनाती हो? सर इडली डोसा जो भी। इसमें क्या अच्छा बनाती हो जो दूसरा नहीं बनाता? डोसा बनाते समय क्या ध्यान रखती हो जो दूसरा नहीं रखता है? सर उसमें थोड़ा कुरकुरापन होना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। डोसा में इतना चौड़ा होता है लेकिन आलू बीच में ही रहता है। नहीं सर, उसको अपन तवे पे फैला के पूरे में ऐसे पराठा टाइप बना के फिर रोल करके दे सकते, तो उसमें वो तो प्रॉब्लम नहीं आती। अभी आपने बोला क्या होना चाहिए? कुरकुरा। जी सर। तो कुरकुरा पैदा करने के लिए आप क्या अलग से डालते हो उसमें? सर उसमें मीठा सोडा। चलिए तो सीधा बताइए, डोसा को बनाने के लिए प्रक्रिया बताइए जल्दी से, स्पीड। कैसे तैयार करोगे? सर उसको 6 घंटे पहले दाल को भिगोते हैं, चावल और जो भी उड़द की धुली हुई दाल रहती है उसको भिगोते हैं, फिर 6 घंटे बाद पीस के उसको 6 घंटे के लिए रख देते हैं। खमीर 6 घंटे भिजे या 6 घंटे पीस के फिर 6 घंटे रखा? जिस तरह से मेरा प्रोसीजर ओके। और 6 घंटे भिगो, फिर वो खमीर उठता है तो फिर सुबह डोसा बनाते हैं। जो भी एक तरह से जैसे जलेबी बनाते हैं, मैदा बना के रख देते हैं वो 12 घंटा पहले। 12 घंटे का हो गया प्रोसीजर ये तो। जी सर। थैंक यू। लास्ट सवाल, जी सर। आरएस बनने के बाद जी सर। पहला काम कौन सा करोगे? सर जहाँ मुझे पोस्टिंग मिलेगी उस एरिया को मैं घूम के सब कुछ थोड़ा समझना की कोशिश करना चाहूँगी। थैंक यू।